Hello students, welcome back. In this video session, we will start with the working permissible stress for the gear teeth in the Lewis equation. तो हमने जो टॉपिक शुरू किया that is per gear. In the previous video, we have studied the design concentration of the gear drive and you can see the Lewis equation also. सो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है. अब मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ कि आपको डाटा बुक हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो हो सकता है उसकी परमिशन ना मिले एग्जाम सेंटर में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये फॉर्मूलाज और ये सारी चीजें डिजाइन करी हैं. तो हम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस लेविस इक्वेशन में जो हम यूज करते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करती है. जो स्टैटिक स्ट्रेस है ना, जो उस वर्किंग कंपोनेंट का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगी वो सारी. अब ये होती क्या है जो स्टैटिक स्ट्रेस, लोएबल स्टैटिक स्ट्रेस कहाँ पे आती है, तो जितनी इलास्टिक लिमिट होती है ना हमारी मटेरियल की, तो वो उस पर डिपेंड करेगी वहां तक कि हम जो स्ट्रेस कंसीडर करेंगे. लेट अस सपोज ये मेरे पास एक डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन का, छोटा सा डायग्राम, आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर कर देता हूं. ये अब देखो, जब मैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा, राइट, तो ये मेरी इलास्टिक लिमिट रहती है यहां तक. तो ये इस लिमिट तक जो मेरी स्ट्रेस होगी उसी को मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा लोएबल स्टैटिक स्ट्रेस. तो हम इसको बेसिक स्ट्रेस भी कह देते हैं, ये आपको पता ही है. नॉर्मली इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू वर्किंग परमिसिबल स्ट्रेस द सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इनटू CV. व्हाट इज सिग्मा नॉट? दैट इज अलोएबल स्टैटिक स्ट्रेस, जिसको हम बेसिक नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं. CV इज द वेलोसिटी फैक्टर. तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो लेविस इक्वेशन है ना, उसका फॉर्मूला उसको यूटिलाइज करेंगे वेलोसिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए. अब वेलोसिटी फैक्टर अब होगा क्या, अगर जब हम डायनामिक इफेक्ट इसमें कंसीडर करेंगे ना, इसी इक्वेशन में फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी, तो होगा क्या, जब हम डायनामिक इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो जो पिच लाइन वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी. तो जब पिच लाइन वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी ना, तो जो वर्किंग हमारी परमिसिबल स्ट्रेस होगी ना, W सिग्मा W, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. आई रिपीट अगेन कि जब हम क्या करेंगे, जब हम डायनामिक इफेक्ट हम कंसीडर करेंगे तो जो पिच लाइन वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो उसकी जो वैल्यू होगी ना सिग्मा डब्ल्यू की, दैट इज परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, वो क्या हमारी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू CV, दैट इज CV इज द वेलोसिटी फैक्टर, जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है. तो इसकी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है व्हेनेवर वी डिजाइन एनी गियर, यू कैन से. तो इसमें हम जो CV की वैल्यू यूज करते हैं वो हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करते हैं जो डाटा बुक में मेंशन्ड होती है. अब ये किस तरह मेंशन्ड होती है मैं आपको बता देता हूं. ये मैंने थोड़ा सा एक आपके लिए बनाया हुआ है ये अलग से. तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फैक्टर हम CV के साथ डिनोट करते हैं इसको. तो अब देखो, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ये उसमें भी आ सकता है, MCQ टाइप क्वेश्चन में भी बन जाएगा. आपको मैं MCQ जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा किस तरह के आएंगे इसमें. तो CV 3/3 प्लस V इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी. ये किसके लिए रहेगा, ऑर्डिनरी कट गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकेंड के लिए रहेगा वेलोसिटी फैक्टर. नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट नंबर 2, दैट इज 4.5 अपॉन 4.5 प्लस V. दिस इज फॉर रहेगा केयरफुल कट गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी अप टू 12.5 मीटर पर सेकेंड. तो पहले मेरे था ऑर्डिनरी कट गियर, अब ये केयरफुली कट गियर है. ये होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है ना उसका, ये उस चीज की बात कर रहा है कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना गियर की, तो वो उस पर डिपेंड करेगा. अब देखो मेरे पास 3 तरह की क्वालिटी मिलेगी आपको. जैसे आपको यू कैन से कि आपको ऑर्डिनरी गियर मिल जाएंगे, मीडियम स्टैंडर्ड पे मिल जाएंगे, एक एक्सपेंसिव जिसको हम बोल देते हैं सुपीरियर गियर भी मिल जाएंगे. तो वो सभी का फंक्शन और वर्किंग अलग अलग, कैपेसिटी अलग अलग होगी. अब ऐसा नहीं है जैसे हम टॉयज में गियर्स यूज करते हैं, उनका पर्पस और मोटिव अलग है, उसमें इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं चाहिए. जैसे गियर बॉक्स में हम यूज करते हैं गाड़ियों की, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, हाई प्रिसीजन पे चाहिए, आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए, राइट. तो उसमें मटेरियल भी उस तरह का यूज होगा. तो वही ये फैक्टर उसने यहाँ पे ऐड करे हैं. तो आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ही सिलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी और जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी किसी भी गियर की. तो थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा CV इज इक्वल टू 6.6 प्लस V. दिस इज फॉर एक्यूरेट कट एनी ग्राउंड मेटेलिक गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी अप टू 20 मीटर पर सेकेंड. अब उसने बोल दिया वेरी एक्यूरेटली. अब देखो, जब हम गियर के टीथ कटिंग करते हैं ना, ये सारी उसी की बात कर रहा है. जब हम गियर का टीथ डिजाइन करते हैं, तो जो टीथ को डिजाइन किया, जहां उसको कटिंग किया, ये उसी की कैपेसिटी पे बात कर रहा है कि आपको, जैसे हम बोल देते हैं हाई फिनिश्ड, गुड, जहां स्मूथ, जहां रफ फिनिश, ये उसकी बात कर रहा है.
तो नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है दैट इज CV इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 0.75 प्लस अंडर रूट V. दिस इज फॉर प्रिसीजन गियर कट विद द हाई एक्यूरेसी एंड ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये अलग अलग सभी दिए हैं. ये लास्ट है मेरे पास CV इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 1 प्लस V प्लस 0.25. दिस इज फॉर नॉन मेटेलिक गियर. तो ये सभी के लिए जो वेलोसिटी फैक्टर है ये डिफरेंट है. ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, नहीं तो जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो अगर डाटा बुक की परमिशन नहीं होगी तो ये पहले ही मेंशन कर देगा क्वेश्चन में. इस चीज की गारंटी है कि ये अगर आपको डाटा बुक नहीं गिवन होगी तो अगर आपसे कोई डिजाइन ऑफ स्पर गियर का कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तो ये पहले से ही मेंशन होगा. इनमें से जो भी आप डिजाइन जो मैन्युफैक्चरिंग होगी गियर की जो वो स्टेटमेंट लेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस gear teeth in the Lewis equation. Next है dynamic tooth load. डायनामिक टूथ लोड अब है क्या कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा ना उसमें जो वेलोसिटी फैक्टर है राइट दैट इज द अप्रोक्सीमेट अलाउंस फॉर द इफेक्ट ऑफ डायनामिक लोडिंग. वो हमारा एक अप्रोक्सीमेट मेथड था कि जो डायनामिक लोडिंग है ना उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. अब रीजन क्या है जो डायनामिक लोड बन रहा है तो उसका रीजन क्या है ये ध्यान में रखना पड़ेगा. सबसे पहला पॉइंट है इनएक्यूरेसी ऑफ टूथ स्पेसिंग. जो हम टूथ की जो टीथ की कटिंग कर रहे हैं दोनों आपस में पिनी और रैक की तो उनके बीच में जो इनएक्यूरेसी होगी ना दोनों के मतलब किसी भी टीथ के बीच में जो गियर हम पिनियन यूज कर रहे हैं या रैक यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से बन जाएगा ये डायनामिक लोड. इरेगुलेटरी इन द टूथ प्रोफाइल. जो हम प्रोफाइल डिजाइन कर रहे हैं टूथ की जो इरेगुलर होगा राइट और रेगुलर नहीं होगा. रेगुलर मतलब उसकी शेप की बात कर रहा है प्रॉपर नहीं होगी उसकी वजह से क्या होगा डायनामिक लोड कंडीशन बन जाएगी ऑटोमेटिकली. तो उसके बाद बनेगा डिफ्लेक्शन ऑफ टीथ अंडर लोड. की कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ टीथ आपने बनाया होने तो यूनिफॉर्म मेटेरियल के चाहिए लेकिन होता क्या कई बार फेलियर की वजह से एक आधा टीथ हमारा वीक होना शुरू हो जाता है. तो जब वीक हो जाएगा तो अंडर वर्किंग लोड कंडीशन पे वो क्या होगा डिफ्लेक्ट बेंड होना शुरू हो जाएगा. तो उसकी वजह से भी डायनामिक लोड बन जाता है टूथ के ऊपर राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनामिक टूथ. नेक्स्ट है मेरे पास दैट इज स्टैटिक टूथ लोड. अब स्टैटिक टूथ लोड है मेरे पास. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यू कैन से बीम स्ट्रेंथ. तो ये जो बीम स्ट्रेंथ की हमने बात करी थी ये लेविस इक्वेशन में हमने बात करी थी कि जब भी हम किसी भी टीथ की बात करेंगे जब वर्किंग कंडीशन में होगा मेरे पास गियर तो वो क्या करेगा कि कोई भी जो नंबर ऑफ जब फोर्सेस लग रही हैं जब परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है WT हमने बनाई थी टेंजेंशियल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स WR बनाई थी हमने रेडियल फोर्स दैट इज बेंडिंग फोर्स. तो जब भी इस पे लगेगी तो तब की परमिसिबल स्ट्रेस की बात करेगा कि स्टैटिक टूथ और उसकी बीम स्ट्रेंथ क्या होगी. अब किसकी वजह से होगी जो टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जो रेडियल फोर्स. अब टेंजेंशियल फोर्स की वजह के टूथ के ऊपर क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स लगेगी जो रेडियल लगेगी उसकी वजह से टूथ क्या होगा बेंड होगा. तो ये उसकी बात कर रहा है स्टैटिक टूथ लोड की बात कर रहा है. ये हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं लेविस इक्वेशन के फॉर्मूलाज में. तो इसका जो स्टैटिक टूथ वर्किंग जो बीम स्ट्रेंथ विच इज डिनोटेड बाय WS sigma E B that is width PC pitch circle diameter Y that is neutral axis distance जिसको हमने T/2 लिया था. So this is all about the static load condition. तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो होगी डिजाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर. तो तब तक आप इसको बेसिक को स्टडी कीजिए. एक आधा फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा न्यूमेरिकल पोर्शन में. तो अब जो डिजाइन प्रोसीजर हम करेंगे नेक्स्ट जो स्पर गियर का होगा वही आपका न्यूमेरिकल का प्रोसीजर बनेगा. उसी में से ही न्यूमेरिकल में MCQ टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे. ये जो मैंने बनाया स्टैटिक और डायनामिक का समझाने का मोटिव यही था कि इसमें भी 2 नंबर का जो MCQ क्वेश्चन बन सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर. थैंक यू वेरी मच.